हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 12 का मानव भूगोल व उनके प्रकृति और विषय क्षेत्र जो टॉपिक है लेसन नंबर फर्स्ट इकाई फर्स्ट का उसका अध्ययन करें। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मानव भूगोल की जो प्रकृति है जीन बुन्स के अनुसार उन्होंने बताई, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल की जो प्रकृति में अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूशास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से है, इतिहास का संबंध समय से है। उसी प्रकार भूगोल का संबंध है वो स्थान से है। किससे है? स्थान से है, जो कहाँ और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। उसके बाद हमने मानव भूगोल के विशिष्ट क्षेत्र के उद्देश्य भी देखे, क्यों पढ़े, जैसे जनसंख्या है, प्राकृतिक संसाधन है और भूदृश्य है, वो सारे पढ़े। और फिर हमने देखा हंटिंगटन नामक जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भूगोल को दो भागों में बांटा, एक भौतिक दशाएं और दूसरी मानवीय अनुक्रियाएं या मानवीय क्रियाएं। ठीक है, इस तरह हमने ये टॉपिक थे जो पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है, किसके बारे में? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से 6 भागों में बांटे गए हैं, उनका हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे और प्रत्येक बिंदु का समझाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो एक शब्द है वो एक सवाल के बराबर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस चैप्टर से ही आगे वाले जो चैप्टर है समझ में क्या आ जाए, आसानी से आ जाए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आगे वाले बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनकी परिभाषा इस चैप्टर में आ जाएगी और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस चैप्टर में आ जाएंगे, जिससे आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें आपको पढ़ना समझना और भी क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसलिए आपको अच्छी तरह से वीडियो को देखना है और समझना है। तो अब मानव भूगोल की विषय क्षेत्र है, उसका पहला बिंदु है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। आपसे पूछा जाए जनसंख्या क्या है, आपका लेसन नंबर जो 3 है वो जनसंख्या है। लेसन नंबर 3 है वो क्या है? जनसंख्या है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या के बारे में पूछते हैं कि जनसंख्या क्या है, तो उसके बारे में जब आप पूछते हो तो उसका सीधा सा परिभाषा होगी कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। ये याद रखना है, क्योंकि चैप्टर 3 जनसंख्या है। फिर अपन टॉपिक शुरू करते हैं। मानव भूगोल के इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत या इस क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जनसंख्या के वितरण। अब जनसंख्या वितरण क्या है? जनसंख्या वितरण सीधी सी परिभाषा है, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के वितरण के बारे में अध्ययन करना। वापस सुन लेना, जनसंख्या वितरण विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के वितरण के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण। क्या कहलाता है? जैसे हम विश्व जनसंख्या के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि विश्व में सबसे जो जनसंख्या सबसे ज्यादा की बात है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर रहती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर। फिर कम की बात है तो जो दूर प्रदेश है, साइबेरिया का क्षेत्र है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, वह जनसंख्या बहुत क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है।
तो ये हम किसके बारे में अध्ययन किया? जनसंख्या वितरण के। फिर जनसमूह, आपको मालूम ही है कि जहाँ बहुत सारे देशों की जनसंख्या का एक समूह बनता है वो होता है जनसमूह। आप जनसंख्या जो सेकंड लेसन थर्ड लेसन है उसके अंदर जनसमूह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एशिया जनसमूह है वो विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। और उसके बाद हम अपन का यूरोपीय जनसमूह है, अफ्रीकी जनसमूह है और अमेरिकी जनसमूह है। इन चार जनसमूह के बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। इनका विश्लेषण के साथ क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और इसमें हम देखेंगे ऐसे जो जनसमूह है वो विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। और दूसरी बात अपन देखते हैं कि विश्व का सबसे नवीनतम जनसमूह कौन सा है? तो वो है अफ्रीकी जनसमूह, सॉरी अमेरिकन जनसमूह। कौन सा है? अमेरिकन जनसमूह है वो विश्व का नवीनतम जनसमूह है। और विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जो जनसमूह है वो एशिया जनसमूह है। फिर अगले बिंदु की बात करते हैं प्रवास। देखो बच्चों, वैसे तो आपके प्रवास जो टॉपिक है वर्तमान के अंदर राजस्थान बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान के अंदर राजस्थान बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया, लेकिन फिर भी इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि वर्तमान आपके बोर्ड में नहीं आएगा तो फ्यूचर में ये काम आएगा। क्योंकि आप बीए के अंदर जब ज्योग्राफी लोगे तो ये टॉपिक फिर से आ जाएगा, इसलिए अपन लेते हैं प्रवास। तो प्रवास का अर्थ है कि व्यक्तियों द्वारा आवागमन की क्रिया करना क्या कहलाता है? प्रवास। व्यक्ति द्वारा आवागमन की क्रिया करना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जो व्यक्ति एक स्थान से आता है और एक स्थान से दूसरे स्थान वापस जाता है तो क्या होता है? प्रवास। आपको मैं एक छोटी सी बात के द्वारा समझाता हूं। आप घर से कहाँ आते हो? स्कूल के अंदर। स्कूल से वापस कहाँ जाते हो? घर। तो स्कूल से घर आना, घर से स्कूल जाना, ये दोनों प्रवृत्ति किसका भाग है? प्रवास का भाग है, जो आवागमन शब्द से बन जाता है। प्रवास को आप जैसे आगे पढ़ोगे दो प्रकार के पढ़ोगे, राष्ट्रीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास व्यक्ति द्वारा किसी एक ही राष्ट्र के आंतरिक भाग में, व्यक्ति द्वारा किसी भी राष्ट्र के आंतरिक भाग में प्रवास करना क्या कहलाता है? राष्ट्रीय प्रवास। वापस सुन लेना, व्यक्ति द्वारा किसी देश के आंतरिक भाग में ही प्रवास करना क्या कहलाता है? राष्ट्रीय प्रवास। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूं कि मोहन नाम का जो व्यक्ति है वो राजस्थान में रहता है और दिल्ली घूमने गया। तो राजस्थान और दिल्ली दोनों का है, इंडिया के अंदर है। तो प्रवास तो हुआ है लेकिन वो इंडिया के अंदर ही हुआ है, इसलिए क्या कहलाता है? राष्ट्रीय प्रवास। फिर है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। व्यक्ति द्वारा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में किया जाने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। व्यक्ति द्वारा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य किया जाने वाला किया जाने वाला जो प्रवास होता है वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। उदाहरण के रूप में कहता हूं, भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका घूमने गए। भारत के लोग हैं जो कहाँ गए? अमेरिका घूमने। तो भारत और अमेरिका दो अलग राष्ट्र हुए, इसलिए क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अधिवास का दूसरा नाम बस्ती भी है। क्या है? बस्ती। यदि अधिवास से बस्ती शब्द आता है तो कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको मैं अधिवास की परिभाषा लिखता हूं कि अधिवास क्या होता है। तो अधिवास तो आपको सीधी सी भाषा में आपको खुद को भी मालूम है, आप रहते भी हो, तो याद रखना, व्यक्ति द्वारा अधिवास लिख देता हूं यहाँ पे, पहले समझ में रहेगा आपको। व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति व स्वयं की सुरक्षा के लिए
लिए बनाए गए 8 से 10 घरों के समूह को व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति व स्वयं की सुरक्षा के लिए बनाए गए 8-10 घरों के समूह को हम क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्ती। और आपको मालूम है बस्ती को 2 भागों में बांटते हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती वो बस्ती होती है बच्चों जहां पर 75% से ज्यादा लोग प्राथमिक क्रिया में काम करते हैं। 75% से ज्यादा लोग किसमें क्रिया में काम करते हैं? प्राथमिक क्रिया में करते हैं। और जहां पर 75% से कम लोग गैर प्राथमिक क्रिया में काम करें तो वो क्या होती है? नगरीय बस्ती। फिर ग्रामीण बस्ती को और वर्गीकरण किया गया और नगरीय बस्ती का और वर्गीकरण किया गया जो अपन पढ़ेंगे। याद रखना बच्चों, अधिवास टॉपिक के अंदर भी से एक छोटा सा टॉपिक हटा दिया गया है, वो है धारावी बस्ती की विशेषताएं। धारावी बस्ती की विशेषता इससे हटा दिया गया है, बाकी पूरी के पूरा अधिवास टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है। उनकी प्रजाति, सामाजिक संरचना, और इसके अलावा इसके अंदर हम मानव की कौन सी प्रजाति है और वो प्रजाति किस तरह सामाजिक संरचना के रूप में पाई गई है उसके बारे में, जैसे निग्रिटो है, ऑस्ट्रेलाइड है, निग्रो है, ये मानव की क्या है? प्रजातियां है। इसके बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करें। कौन कौन सी? निग्रो है, निग्रेटाइड है, ऑस्ट्रेलाइड है, ठीक है, ये सारे क्या है? प्रजातियां हैं। सामाजिक संरचना ऐतिहासिक का हम इसमें अध्ययन करेंगे। ये सारे तथ्यों का अपन अध्ययन है वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र जो जनसंख्या जो अध्याय है, यूनिट है, उसके अंदर विश्लेषण के साथ करेंगे। फिर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, अब प्रदेश के जो प्राकृतिक संसाधन उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन में अपन विभिन्न प्रकार के लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, ऐसे बहुत सारे जो खनिज हैं उनकी जो टॉपिक है आपके 12th बेस में दिए हुए हैं, जिसका हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे संसाधन क्या है, फिर हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन कैसे क्या है। पहले अपन देखते हैं संसाधन। जो तत्व या पदार्थ मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उससे क्या कहते हैं? संसाधन। जो तत्व पदार्थ मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। और फिर पूछ लेते यदि प्राकृतिक संसाधन जिन संसाधन का या सीधा से हम लिख सकते हैं प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का हम अध्ययन धात्विक अधात्विक संसाधन के रूप में भी करेंगे। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन, प्राकृतिक वातावरण के जो विभिन्न तत्व जैसे चाहे तापमान हो चाहे वर्षा हो, ये सभी प्राकृतिक वातावरण के क्या है? तत्व है। तथा मानव क्रियाकलापों पर इन तत्वों का प्रभाव, और तापमान है, वर्षा है, इन जो प्रभाव है जो प्राकृतिक तत्वों का वो मानव की क्रियाकलापों पर कैसे पड़ता है उनका भी अध्ययन हम प्राकृतिक संसाधन में करेंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था, 11th क्लास के अंदर बताया था कि प्राकृतिक तत्व जैसे जलवायु व भू आकृति, जलवायु और भू आकृति का प्रभाव है वो मानव के ऊपर, उनकी संस्कृति पर पड़ता है, उनके खान पान पर पड़ता है
उनकी वेशभूषा पर पड़ता है, उनकी बोली पर पड़ता है, यहाँ तक कि उनके रहने का जो स्थान होता है वो भी जलवायु और भूदशीय और प्राकृतिक दशाएं उनको क्या कर देती है, प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, राजस्थान के अंदर जो भवन होते हैं, अधिवास होते हैं, उनकी जो छतें होती है वो चकोर होती है। कैसे होती है? चकोर। वही अपन जम्मू कश्मीर में जाए तो उन लोगों की घरों की छत कैसे होती है? ऊपर से त्रिभुजाकार या नुकीली आकार की होती है, जहाँ बर्फ वहां पर टिके ना, नीचे फिसल कर आ जाए। फिर अपन राजस्थान के अंदर जो लोग हैं वो सूती वस्त्र पहनना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो ठंडे होते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की साइड जाएंगे तो लोग ऊनी वस्त्र ज्यादा पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो गर्म होता है, क्योंकि वहां की जलवायु ठंडी है, यहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म है। तो जलवायु क्या हो रही है? उन लोगों की वेशभूषा को भी क्या कर रही? प्रभावित करे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व हैं वो मानव जीवन के ऊपर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं वो भी इसके अंदर अध्ययन होता है, जिससे प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल, खनिज आदि का अध्ययन किया जाता है। और इनमें प्राकृतिक संसाधन में हम भूमि के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे और खनिज के बारे में भी पढ़ेंगे, इसका भी अध्ययन करेंगे। आपको पता ही है भूमि के अंदर हम उपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ भूमि, मिट्टी, भूमि संरक्षण, ये जो तत्व हैं उन सब का हम विश्लेषण के साथ क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जल हमारा जीवन का आधार है, जल है तो कल है, इस तरह आपने सुना होगा। आपका टॉपिक भी है जल संसाधन, 10th क्लास में भी था आपका जल संसाधन और 12th क्लास के अंदर भी। आपको मालूम है पीने योग्य जो जल है वो 0.01% है जो पीने के लिए काम लेते हैं, बाकी सारा का सारा जल है वो खारा जल, बर्फ के रूप में तथा भौम जल अन्य रूपों में पाया गया। और इसमें हम जल स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुआं है, बावड़ी है, नलकूप है, तालाब है, जिले हैं, किस तरह पड़ते हैं, भौम जल है, उसके बारे में भी अध्ययन है। फिर हम जल संरक्षण की विधियां भी पढ़ेंगे, जल संरक्षण के तरीके भी पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं हम किस में लेंगे? जल में। अब है खनिज। खनिज जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम फाइट के तौर पर भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा और क्लास में 12th बोर्ड की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम फाइट के अंदर अपन जब देते हैं तो इस टॉपिक से काफी बार सवाल पुट होते हैं और इसके अलावा हमारे जो बोर्ड है उसके अंदर भी इस टॉपिक से सवाल आते रहते हैं। तो खनिज क्या? सबसे पहले तो खनिज की परिभाषा पूछते हैं तो सीधे शब्द दिख रहा है, जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थ को, जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? खनिज। फिर हम खनिज को दो प्रकार के भागों में पढ़ेंगे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ठीक है। और आपको ये कभी बार सवाल आता है खनिज की जगह शब्द देते हैं खनन। खनन क्या है? तो सीधी सी परिभाषा लिखना है, खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनिज। तो खनन और खनिज में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, अंतर होता है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थ खनिज कहलाते हैं और खनन खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों। अब हमारा टॉपिक अगला है सांस्कृतिक वातावरण। कौन सा वातावरण? सांस्कृतिक वातावरण। पृथ्वी पर जो भी भूदशीय मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा बने हुए हैं दिखाई पड़ते हैं वे सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल किए गए। और पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य ने बनाए, चाहे वो भवन बनाए, दुकान बनाई, रेल की पटरियां बिछाई, सड़क बनाई, जो भी दिखाई देते हैं वो सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार मानव के द्वारा बनाए गए उसके अंदर अध्ययन होता है। याद रखना, मनुष्य द्वारा बनाए गए सभी जो तत्व हैं, सड़क, भवन, निर्माण, ये सारे इसके अंदर ही मानव भूगोल में अध्ययन में लिया जाता है। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतु एवं मानव वातावरण के साथ अनुकूलन, मतलब जीव जंतु और मनुष्य किस तरह आपस में अनुकूलन होते हैं और किस तरह आपस में रहते हैं, उनका भी इसमें अध्ययन होता है। जीविका के साधन और मानव के जीविका के साधन कौन से हैं?
और किस तरह वो जीविका के साधन प्राप्त करते हैं और किस तरह उन जीवों और प्रकृति के साथ वातावरण को अपने आप के अनुकूल करके जीविका के साधन प्राप्त करते हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि यदि प्रकृति के साथ अनुकूल होकर यदि हम जीविका के साधन प्राप्त नहीं करेंगे तो प्रकृति या प्रकृति को दुष्प्रभाव होगा, तो इसका जो परिणाम है वो हमें फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। किसमें? फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए प्रकृति के साथ अनुकूल होकर ही उसके ऊपर जीविका के साधन प्राप्त करें, जिसमें परिवहन क्या है? परिवहन। परिवहन की सीधी सी परिभाषा है बच्चों, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। परिवहन की परिभाषा, परिवहन लिखते हैं पर यहाँ व्यक्ति वस्तु व वस्तु को आवागमन करने की क्रियाएं, व्यक्ति और वस्तु को आवागमन कराने की क्रियाएं परिवहन कहलाती हैं। परिवहन के जो साधन की बात करें तो रेल है, बस है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ये सब परिवहन के क्या है? साधन है। और इस टॉपिक के अंदर हम परिवहन जाल के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे उसके बारे में पढ़ेंगे, रेल के बारे में पढ़ेंगे, रेल को चौड़ाई और गेज के अलावा कितने भागों में बांटे गए हैं, विश्व की प्रमुख रेल लाइनें कौन कौन सी हैं, वो सब अध्ययन हम परिवहन के अंदर करेंगे। भवन निर्माण सामग्री, भवन को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, जैसे मिट्टी में बजरी है, सीमेंट है, पत्थर है, लकड़ी है, लोहा है, ये सब हम किस में आते हैं? सांस्कृतिक भाग। फिर अधिवास, अधिवास की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बता दी है। व्यक्ति और वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति जो 8-10 घरों का समूह बनाता है उसी को हम अधिवास कहते हैं। अधिवास 2 भागों में पड़ते हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास में 75% से ज़्यादा प्राथमिक क्रिया करते हैं और नगरीय अधिवास में 75% से कम लोग गैर प्राथमिक क्रिया करते हैं। तो इस तरह हम अधिवास का वर्गीकरण करते हैं। फिर हम ग्रामीण अधिवास और का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर नगरीय अधिवास का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर अधिवासों की प्रमुख समस्याएं क्या है, ग्रामीण अधिवासियों की समस्याएं क्या है, ग्रामीण आदिवासी की समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है, ये सारे टॉपिक हैं वो अध्ययन करेंगे। फिर है कालिक अनुक्रमण, ये कौन सा पार्ट हो गया? चौथा हो गया। कौन सा है? चौथा। मानव समाज और उनके भौतिक संबंध स्थिर नहीं। देखो, ना मानव समाज स्थिर है ना भौतिक संबंध स्थिर है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा प्रकृति का नियम परिवर्तन होना है। प्रकृति का नियम परिवर्तन होना है, इसलिए मानव समाज में भी परिवर्तन आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। और पृथ्वी के ऊपर जो भौतिक कारक है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है और आगे भी परिवर्तन आते रहेंगे। फिर भी मनुष्य किस तरह इन परिवर्तनों में परिवर्तन करते हुए अपने आप को उसके अनुसार अनुकूल कर पाता है, वो इसके अंदर अध्ययन करते हैं। ये सभी संबंध क्रियात्मक हैं और ये सारे संबंध जो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के साथ हैं और मनुष्य का संबंध पृथ्वी के साथ है, वो कैसा संबंध है? क्रियात्मक, मतलब अपनी क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, जो सांस्कृतिक विकास के साथ परिवर्तन होता है और उन क्रियाओं के दौरान वो क्या करता है? सांस्कृतिक विकास करता है। जैसे पहाड़ों को काट कर उन्होंने सड़क बना दी तो उन्होंने परिवर्तन किया और सांस्कृतिक कारक भी बना दी, या फिर पहाड़ों को काट कर रेल की पटरियां बिछा दी, पहाड़ों के ऊपर अधिवास बना दिए। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? कालिक अनुक्रमण में आते हैं, जिसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमने मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र थे, पहला जनसंख्या, जो आपके टॉपिक भी हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, उसके बारे में जाना क्या होता है इसमें। फिर हमने लिए थे प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, किसमें इसमें कौन कौन से तत्वों का अध्ययन करेंगे, वो सब इसमें पढ़ा है। फिर हमने लिया था सांस्कृतिक वातावरण, और सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो भूदृश्य है वो किस तरह प्रकृति के साथ अनुकूल करके बनाए गए हैं, उसके बारे में पढ़ा। और फिर पढ़ा हमने कालिक अनुक्रम, मतलब समय के साथ मनुष्य क्रिया करते हुए किस तरह भौतिक वातावरण में परिवर्तन कर रहा है, उसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आज हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के 4 पॉइंट का अध्ययन किया है और जो 2 पॉइंट बचे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।
और उसका विश्लेषण के साथ अध्ययन करें। और साथ में हम मानव भूगोल का विकास है युगों के आधार पर कैसे हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। और जब हम मानव भूगोल का विकास युगों के आधार पर हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 काल के बारे में अध्ययन करेंगे, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उनके प्रत्येक बिंदु के साथ उसका विश्लेषण भी करेंगे। और उसमें आधुनिक समय में मानव भूगोल के प्रमुख विचारक कौन कौन हैं, उनका भी हम कौन से देश में कौन से विचारक थे उनका भी हम विश्लेषण के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंदर हमने जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र बताए हैं वो 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी इसका सवाल पूछे जाते हैं और 2 नंबर का बड़ा सवाल भी बना लिया जाता है। इसलिए पूरे अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझना है और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं जो अपने आप को मूल्यांकन करने हैं, PDF नोट्स को पढ़ना है जिससे आपको अच्छी से अच्छी तरह से समझ में आ सके। थैंक यू।